Hello, good evening, guys. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. In medical surgical nursing, we are discussing the ENT, ear, nose, throat, in which ear is completed, nose is studied in second year. So we left the diseases of nose, and now we are going towards the throat. In throat, laryngitis, pharyngitis, these are already discussed. So now we are going forward to the carcinomas in throat. So mainly the larynx is affected, या laryngeal carcinoma is present in the throat. So we are discussing about the laryngeal carcinoma या laryngeal cancer. larynx एक पार्ट होता है जो किस काम आता है या किसका पार्ट होता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट होता है, जिसके अंदर किसके एपिग्लोटिस के नीचे और ट्रेकिया के बीच में, एपिग्लोटिस और ट्रेकिया के बीच के अंदर जो एक छोटा सा पार्ट होता है उसको बोला जाता है लेरिंग्स. इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस. इसके ऊपर जो अलग से एक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस, जिसको ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, जो ट्रेकिया को ओपन क्लोज करने के काम आता है, वो होता है एपिग्लोटिस. उसके नीचे लेरिंग्स जो कि जिसको भी और किस नाम से जाना जाता है, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं. मतलब आवाज़ जो आदमी की आती है उसको बनाने का काम कौन करता है, लेरिंग्स. लेरिंग्स को और किस नाम से, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं. जो भी आवाज़ें बनती हैं इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे वोकल कॉर्ड्स, वो वाइब्रेशंस के थ्रू आवाज़ या स्पीच को जनरेट करने का काम करते हैं. तो अगर इस पार्ट में कार्सिनोमा बन रहा है या कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स की वजह से ये लेरिंग्स में कोई कैंसरस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, लेरिंजियल कैंसर. Laryngeal cancer is a disease in which malignant cells form in the tissues of larynx. Malignancy मतलब cancer. Maybe benign tumors are there, but they are not cancer. So we specify the malignant term in the definition of laryngeal cancer. Laryngeal cancer एक डिजीज़ है जो कि malignant cells के फॉर्मेशन की वजह से होती है larynx के किसी भी टिश्यू में. कोई भी टिश्यू larynx का अगर अफेक्टेड हो रहा है मेलिग्नेंट कैंसरस इफ़ेक्ट की वजह से, कोई सेल्स मेलिग्नेंट हो रही हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, लेरिंजियल कैंसर. और जो मोस्ट लेरिंजियल कैंसर्स होते हैं वो जो स्क्वेमस सेल लाइनिंग होती है, जो लेरिंग्स की स्क्वेमस सेल लाइनिंग होती है उसको अफेक्ट करते हैं, उसकी जो सेल्स होती हैं उनको अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट एक डायग्राम देखो, इसमें वो आपको और क्लियर हो जाएगा. ये ऊपर क्या है, एपिग्लोटिस, इसके बाद एक दोनों तरफ कार्टिलेज है, और ये ट्रेकिया है. ट्रेकिया और एपिग्लोटिस के बीच का पार्ट क्या है, लेरिंग्स, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले सुप्राग्लोटिस, फिर बीच में ग्लोटिस, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स आते हैं. जो ग्लोटिस पार्ट होता है उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं. वोकल कॉर्ड्स ऐसे होते हैं, इसके बीच में से जब साउंड या एयर आती है तो वो एक साउंड बनाती है, या स्पीच या जो आपकी वॉइस होती है उसको जनरेट करती है. और नीचे वाला पार्ट सब ग्लोटिस, और इसके आसपास की थायराइड मेम्ब्रेन, थायराइड कार्टिलेज, और नीचे ट्रेकिया होती है. ये ऊपर कौन सी बोन है, हायोइड बोन. तो जो एपिग्लोटिस और ट्रेकिया के बीच का जो पार्ट है, एपिग्लोटिस और ट्रेकिया के बीच का ये पार्ट है, इसको बोला जाता है लेरिंग्स. जो मेनली इसका क्या काम होता है, वॉइस जनरेशन या वॉइस प्रोडक्शन का काम करता है. इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आवाज़ जनरेट करने में. ये इसके डिटेल्स हैं. सुप्राग्लोटिस द अपर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स अबव द वोकल कॉर्ड्स, ग्लोटिस जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और सब ग्लोटिस जो वोकल कॉर्ड्स के नीचे और ट्रेकिया के ऊपर का पार्ट होता है. तो लेरिंग्स इज ए पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द बेस ऑफ द टंग एंड ट्रेकिया. जो टंग का बेस या जहाँ से एपिग्लोटिस स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर ट्रेकिया के बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, लेरिंग्स. लेरिंजियल कैंसर फॉर्म्स इन द टिश्यूज ऑफ लेरिंग्स, एरिया ऑफ थ्रोट दैट कंटेन्स द वोकल कॉर्ड्स. इट इंक्लूड सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस. मतलब
जो लेरिंग्स का सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। मे बी सुप्राग्लोटिस पार्ट में हो, मे बी ग्लोटिस में हो, मे बी सबग्लोटिस में हो। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। अगर ग्लोटिस पार्ट में होगा तो वोकल कॉर्ड्स इमीडिएटली अफेक्ट होंगे और उसकी वजह से जो स्पीच इम्पेयरमेंट है वो जल्दी होगा। जबकि सुप्राग्लोटिस और सबग्लोटिस पार्ट में होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको पता चलने में कि आपकी स्पीच इम्पेयरमेंट हो रहा है और उसकी वजह से आप जाओगे डायग्नोसिस के लिए। जबकि अगर ग्लोटिस पार्ट में हुआ तो वो ग्लोटिस में वोकल कॉर्ड्स पे ही अफेक्ट करेगा डायरेक्ट, तो उसकी वजह से स्पीच इम्पेयरमेंट जल्दी इम्पेयरमेंट होगा, वो अर्ली स्टेज में हो जाएगा, तो आपको उससे आइडिया लग जाता है। इसके अलावा ये स्प्रेड हो सकता है जब मैलिग्नेंट कैंसर्स या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स या मैलिग्नेंट सेल्स हैव ए स्पेसिफिक फीचर ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब कि वो अपने एरिया से बाहर निकल के दूसरे एरियाज को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके आसपास थायराइड, ट्रेकिया, इसोफेगस, इनमें स्प्रेड होकर उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा लिम्फ नोड के थ्रू बॉडी के किसी भी पार्ट में जाके कहीं भी कोई भी पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। अब इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हैवी अल्कोहल यूज़। जो पर्सन्स बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं उनमें होने के चांसेस होते हैं। पुअर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, या जो कुछ लोग जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट नहीं मिल पाती, तो वो भी इसके लिए रिस्क फैक्टर या वो भी उनमें इसके होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये भी एक रीज़न होता है बहुत सारे कैंसर्स के जनरेशन के लिए। कैंसरस या कार्सिनोजेनिक इफेक्ट कोज करने के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ह्यूमन HPV वायरस। इसके अलावा ये और भी अदर कैंसर्स कोज कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो, वीक इम्यूनिटी हो तो जल्दी से अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा वर्क प्लेस एक्सपोजर्स, क्योंकि एयर इनहेलेशन के साथ अगर टॉक्सिन्स अंदर जाते हैं तो उन टॉक्सिन्स की वजह से ना कि लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकियल कैंसर, लंग कैंसर कोई भी हो सकते हैं। तो लंग कैंसर की इटियोलॉजी में भी ये इंक्लूड किया गया। सर्टेन जेनेटिक डिजीज़ेज जैसे फैंकोनी एनीमिया, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे स्मोकिंग है, टोबैको च्युइंग है, नॉट इन ईटिंग इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है इसके अंदर ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये लोगों के साथ होता है, ये लोग अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों का यूज करते हैं। तो अपने को वो चीज़ें ध्यान रखनी है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ना कि लैरिंजियल कैंसर। इनकी वजह से बहुत सारे कैंसर्स होने के, कैंसर ही नहीं इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीजेज होने के चांसेस होता है। इसलिए स्मोकिंग, टोबैको च्युइंग, और आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत सारे खाने हैं और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। इसके अलावा अल्कोहल भी अवॉइड करनी है। एक्सपोजर टू एब्स्टोसिस या कोई भी टॉक्सिक एजेंट्स, जहाँ आपके फैक्ट्री में या आप जहाँ काम कर रहे हो, आपका वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे अगर टॉक्सिन्स का एक्सपोजर है तो आप प्रोटेक्शन के साथ वहाँ पे काम करें। और एक फैमिली हिस्ट्री ऑफ थ्रोट कैंसर भी एक इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके बाद बात करें अपन तो स्टेजिंग ऑफ लैरिंजियल कैंसर। स्टेजेस की जहाँ बात करते हैं अपन, वहाँ पे एक TNM क्लासिफिकेशन आता है, TNM क्लासिफिकेशन जो अपन ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे अब इसके आगे, उसके अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी इनके तीनों का मतलब बता देता हूँ। T4 ट्यूमर या ट्यूमर का साइज़ क्या है, ट्यूमर कितना बड़ा है, कहाँ तक इन्वॉल्व है। इसके अलावा N4 नोड्स, लिम्फ नोड्स, एक कौन उसके आसपास के एरिया के या उसके दूर के डिस्टेंट एरियाज़ के लिम्फ नोड, कहाँ तक के लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कैंसर के साथ या ट्यूमर के साथ, उसके बेसिस पे N। और M4 मेटास्टेसिस। तो कैंसर के स्टेजिंग को बताने के लिए TNM क्लासिफिकेशन जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, T4 ट्यूमर साइज, N4 नोडल इन्वॉल्वमेंट और M4 मेटास्टेसिस। ये तीनों को अपन इनके बेसिस पे अपन बताते हैं कि ट्यूमर का साइज़ क्या है, उसके बेसिस पे कौन सी स्टेज में है, नोडल इन्वॉल्वमेंट कितना हो गया है कैंसर, मतलब आसपास के लिम्फ नोड्स में कितनी दूर तक फैल चुका है, और मेटास्टेसिस उसका कहाँ तक हो चुका है, उसके बेसिस पे अपन स्टेजिंग बताते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइज़ या T क्लासिफिकेशन, T4 ट्यूमर साइज़।
टी के बारे में बात करें तो अगर सुप्राग्लोटिस में है, तो T1 स्टेज के अंदर क्या होगा, वन साइड ऑफ द सुप्राग्लोटिस विथ नॉर्मल कॉर्ड मोबिलिटी, मतलब एक साइड में ये सुप्राग्लोटिस के ट्यूमर, और जैसे आपको पीछे फोटो में दिख रहा है, ये देखो एक साइड में ही है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पूरे को क्या कर लेता है, जैसे फर्स्ट स्टेज में वन साइड, सेकंड स्टेज में फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, थर्ड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में पूरे को कवर कर लेता है। ऐसे ही फर्स्ट स्टेज में वन साइड है और वोकल कॉर्ड मोबिलिटी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रही है। सेकंड में वोकल कॉर्ड्स विदाउट लेरिंग्स फिक्सेशन, मतलब वोकल कॉर्ड्स को भी अफेक्ट कर रहा है लेकिन कम्प्लीटली लेरिंग्स का फिक्सेशन नहीं हुआ है सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में आते आते लेरिंग्स विथ फिक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, मतलब कम्प्लीटली वोकल कॉर्ड्स का फिक्सेशन हो गया, मतलब उनको की मूवमेंट्स रुक चुकी हैं, उनकी मूवमेंट्स, मतलब वोकल कॉर्ड्स में जो मूवमेंट होती है जिससे स्पीच जनरेट होता है वो फिक्स हो चुकी हैं। इसके अलावा इसका इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है पोस्ट क्रिकॉइड एरिया, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है वहाँ तक, प्री एपिग्लोटिस टिश्यूज़ तक और थायराइड कार्टिलेज तक भी इसका इरोजन, ट्यूमर के साइज़ का ट्यूमर का इरोजन हो चुका है। इसके बाद T4 स्टेज के अंदर दो स्टेजेज बताएंगे। ए स्टेज में थायराइड कार्टिलेज और इनटू द ट्रैकिया और नेक टिश्यूज़ तक भी उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, ट्यूमर का साइज़ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है, वो वहाँ तक पहुँच चुका है। और बी स्टेज में प्री वर्टिब्रल स्पेस, वर्टिब्री तक और मीडिया स्टेनल स्ट्रक्चर्स और कैरोटिड आर्टरी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो T1 स्टेज नॉर्मल है, सुप्राग्लोटिस के वन साइड में ही है, सुप्राग्लोटिस में है उसकी बात कर रहे हैं, सुप्राग्लोटिस में है विथ नॉर्मल कॉर्ड मोबिलिटी। सेकेंड स्टेज या T2 में आते ही वोकल कॉर्ड्स को फिक्स कर देगा, लेरिंग विदाउट लेरिंग फिक्सेशन वोकल कॉर्ड्स को अफेक्ट करेगा। थर्ड स्टेज में लेरिंग्स फिक्स विथ वोकल कॉर्ड्स, इसके अलावा क्रिकॉइड एरिया तक पहुंच चुका है, प्री एपिग्लोटिस टिश्यूज़ तक और थायराइड तक इसका इरोजन हो चुका है। T4 के अंदर फर्स्ट स्टेज में ट्रेकिया एंड सॉफ्ट नेक टिश्यूज़ का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और लास्ट T4B स्टेज के अंदर प्री वर्टिब्रल स्पेस, मीडिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और कैरोटिड आर्टरी तक इसका एक्सपोजर हो चुका है। अब अगर ग्लोटिस में है ट्यूमर तो वो कहाँ तक किस बेसिस पे कैसे फैल चुका है उसके बारे में बात करते हैं। ग्लोटिस है मतलब डायरेक्टली अफेक्ट करेगा वोकल कॉर्ड्स को, तो वोकल कॉर्ड्स की नॉर्मल मोबिलिटी के साथ अगर ए स्टेज है जिसमें सिंगल एक साइड के वोकल कॉर्ड को अफेक्ट कर रहा है और बी स्टेज T1 में दोनों साइड के जो वोकल कॉर्ड्स है उनको अफेक्ट कर रहा है। T2 के अंदर अब ये ग्लोटिस से सुप्राग्लोटिस और सब ग्लोटिस ऊपर नीचे दोनों पार्ट्स में चला जाएगा। इसके बाद लेरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स फिक्सेशन, पैराग्लोटिक स्पेस और प्रोबेबली थायराइड कार्टिलेज का इरोजन भी हो चुका होगा T3। अब T4 स्टेज की बात करें, सेम वही जैसा T1 सुप्राग्लोटिस में था, A स्टेज में नेक टिश्यूज़ और ट्रेकिया तक और बी टिश्यू में मीडिया एक्सटर्नल स्पेस, वर्टिब्रल स्पेस, स्ट्रक्चर्स और कैरोटिड आर्टरी तक हो चुका है। जबकि सब ग्लोटिस में बहुत रेयरली देखा जाता है, इसलिए सब ग्लोटिस को इंक्लूड नहीं किया गया। अब N4 नोडल इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक हो चुका है, कितना एरिया तक इसका अफेक्ट हो चुका है। N4 नेक लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट, नेक में तो सबसे पहले नेक कोई रीजनल मतलब जो रीजन में है वहाँ तक ही, N0 मतलब नो मेटास्टेसिस मतलब जहाँ था वहीं है। अगर सुप्राग्लोटिस में ग्लोटिस में, सब ग्लोटिस में या सिर्फ लेरिंग्स तक ही सीमित है। इसके बाद अगर N1 की बात करें तो इप्सिलेटरल मतलब जिस साइड हुआ है उसी साइड के लिम्फ नोड्स, मतलब बोथ साइड्स दोनों साइड ना होके जिस साइड हो रहा है उसी साइड का, एक ही साइड का हो रहा है तो उसके लिए इप्सिलेटरल वर्ड यूज किया जाता है कि जिस साइड में हुआ उसी साइड में। सिंगल इप्सिलेटरल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, मतलब लेस देन 3 सेंटीमीटर मेटास्टेसिस हो चुका है या नोडल इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। N2 के अंदर बात करें तो N2A स्टेज के अंदर मोर देन 3 बट लेस देन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद सिंगल इप्सिलेटरल लिम्फ नोड मतलब सिंगल है, एक साइड का ही है। इसके बाद मल्टीपल इप्सिलेटरल लिम्फ नोड, एक ही साइड के बहुत सारे लिम्फ नोड्स के अंदर मेटास्टेसिस हो चुका है 6 सेंटीमीटर तक या इससे बराबर तक। अब इसके बाद C स्टेज आती है, उसमें बाइलेटरल दोनों साइड में और दोनों साइड के लिम्फ नोड्स, दोनों साइड में और दोनों साइड्स की लिम्फ नोड में अगर इसका मेटास्टेसिस हो चुका है तो
लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो उसको बोलेंगे N2 स्टेज की N2C। N2A के अंदर एक ही साइड के लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। दूसरी में एक ही साइड के एक से ज़्यादा मल्टीपल इप्सिलेटरल, मतलब बहुत सारे नोड्स में बट इप्सिलेटरल एक ही साइड में, जबकि C स्टेज के अंदर दोनों साइड में और दोनों साइड के लिम्फ नोड में ये अफेक्ट कर रहा है। और N3 के अंदर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट मोर देन 6 सेंटीमीटर तक के एरिया में हो चुका है, तो N3 स्टेज। अब इसके बात करें M फॉर मेटास्टेसिस, M0 अगर मेटास्टेसिस नहीं हुआ है तो M0, और M1 अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर वो पहुंच चुका है तो मेटास्टेसिस मतलब लेरिंग्स के बाहर के टिश्यूज़ को अफेक्ट कर रहा है, जैसे ट्रेकिया को अफेक्ट कर रहा है या क्रिकोइड कार्टिलेजेस थी ट्रेकिया की, इसके अलावा थायराइड को, कैरोटिड आर्टरी तक इसका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। मेटास्टेसिस मतलब लेरिंग से बाहर अगर निकल चुका है तो M1 स्टेज आएगी। ये क्लासिफिकेशन कई बार एग्जाम्स में क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, वैसे ऑन्कोलॉजी में अपन और डिटेल में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है T4 ट्यूमर का साइज़ की कितना बड़ा ट्यूमर है, N4 नोडल इन्वॉल्वमेंट कितने एरिया के नोड्स का लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, और मेटास्टेसिस M4 मेटास्टेसिस कहाँ तक हो चुका है। इसके बाद बात करें अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो सबसे पहले सोर थ्रोट और ए कफ दैट डज नॉट गो अवे। सोर थ्रोट होगा और कफ होगा जो कि ठीक नहीं होगा, आप ट्रीटमेंट लोगे तो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग फेज से अपने को पता नहीं चलता है कि कैंसर है। अपन जब स्टार्टिंग फेज में होता है, सोर थ्रोट होना चालू होता है, कफ होता है, तो उसके लिए अपन कफ का ट्रीटमेंट, सोर थ्रोट का ट्रीटमेंट ही लेते हैं, क्योंकि अपने को कैंसर का पता नहीं होता है, तो उनका इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट हो रखा है। इसके बाद बात करें सेकंड साइन एंड सिम्टम्स, ट्रबल और पेन व्हेन स्वेलोइंग। जब आप स्वेलो करते हो तो प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से पेन होता है, ईयर पेन। अब जैसे अपन बात करते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम और ईयर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो मे बी ईयर तक भी इसका पेन रेडिएट हो सकता है। ए लंप इन द नेक और थ्रोट, अब कैंसरस ट्यूमर बनेगा, सेल्स फॉर्मेशन होंगी, न्यू सेल ग्रोथ हुई है, तो वो अपने को वहाँ पे एक लंप या जो ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर वो अपने को देखने को मिल सकती है नेक और थ्रोट के अंदर। ये चेंजेस और हॉर्सनेस इन द वॉइस, अब वोकल कॉर्ड्स अफेक्ट होंगे तो वॉइस के अंदर चेंज हो सकता है। इसके बाद ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, अगर ट्यूमर का साइज़ बड़ा हो गया तो ट्रेकिया, अब लेरिंग से होते हुए एयर जाती है तो वो एयर को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। कफ विथ ब्लड, अब कफ के साथ ब्लड आ सकता है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, वहाँ पे ब्लीडिंग चालू हो गई है, ट्यूमर अपने सेल्स को डेड करना शुरू कर दिया है, वहाँ पे टिश्यू इम्पेयरमेंट चालू हो गया, तो कफ आ सकता है, ब्लड आ सकता है कफ के साथ, जिसको क्या बोला जाता है, हीमोप्टाइसिस। सुना होगा ये टर्म आपने, जब कफ विथ ब्लड, इसको क्या बोलते हैं, हीमोप्टाइसिस। इसके अलावा नेक पेन हो सकता है, नेक स्वेलिंग हो सकती है, नेक पेन, नेक स्वेलिंग, नेक लम्प्स और सडन वेट लॉस। अगर नेक को अफेक्ट कर रहा है तो नेक पेन, नेक स्वेलिंग, नेक यहाँ के नोडल इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से ये ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। वेट लॉस, क्योंकि आपको स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप ना अच्छे से खा पाओगे, और कार्सिनोजेनिक अफेक्ट की वजह से भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। इसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस में, तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको पता चल सकता है कि आप जैसे हॉर्सनेस हो रही है, या वॉइस इम्पेयरमेंट हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, ईयर पेन हो रहा है, या लंप आपको अगर फील हो रहा है पाल्पिटेट करने पे आपको नेक या थ्रोट में, आपको जैसे अगर ट्यूमर का साइज़ बढ़ गया तो धीरे धीरे वो अफेक्ट कर सकता है कि नेक में आपको लंप फील हो जाए। इसके अलावा आप एंडोस्कोपी के थ्रू विजुलाइज करके देख सकते हो, लेरिंगोस्कोपी के थ्रू विजुलाइज करके देख सकते हो कि अंदर लेरिंग्स के पार्ट में कोई न्यू सेल ग्रोथ या कोई ऐसी
कार्सिनोजेनिक सेल ग्रोथ तो नहीं हुई है। इसके अलावा CT स्कैन, MRI, PET फॉर पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, और बेरियम स्वेलो, मतलब बेरियम स्वेलो करा के अपन उसको असेस कर सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से मोस्ट कॉमनली आपको फिजिकल एग्जामिनेशन लेरिंगोस्कोपी करने से पता चल जाएगा कि वहाँ पे कुछ ऐसा अब मेलिग्नेंस है। सॉरी, इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ना, बायोप्सी। बायोप्सी करना भी ज़रूरी है, इसी से पता चलेगा अपने को कि जो ट्यूमर सेल है वो बेनाइन है या मेलिग्नेंट है। इसके बाद बात करें अपन मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में कैंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट होता है कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, जो सबसे पहले यूज किया जाता है। अगर इनसे ठीक नहीं होता तो फिर लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी, या फिर कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन कीमोथेरेपी या अकेले यूज कर सकते हैं, या रेडिएशन थेरेपी, दोनों साथ में यूज की जा सकती हैं। वो अकॉर्डिंग टू द स्टेज, कौन से स्टेज में एक पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स पहले मैं बहुत सारे बता चुका हूँ। रेडिएशन में एक्स रेज, गामा रेज, कोई सी भी रेज यूज की जा सकती हैं। इसमें जो कैंसरस सेल्स होती हैं वहाँ पे रेडिएशंस को डायरेक्ट किया जाता है, ताकि उन रेडिएशंस के इफेक्ट की वजह से वो सेल्स डेड हो जाती हैं। कीमोथेरेपी के अंदर सिस्प्लास्टिन टाइप कुछ बहुत सारे कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। या तो दोनों साथ में दे सकते हैं, या फिर कीमोथेरेपी फॉलोड बाय रेडिएशन थेरेपी। पहले कीमोथेरेपी दी और उसके बाद रेडिएशन थेरेपी दी, या फिर दोनों को एक साथ दे सकते हैं। इसके बाद बात करें अपन सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले वोकल कॉर्ड स्ट्रिपिंग, डिस्प्लेसिया को ट्रीट करने के लिए वोकल कॉर्ड्स को स्ट्रिपिंग किया जाता है। वोकल कॉर्ड्स अफेक्ट हो रहे हैं तो अपन उनको काट के स्ट्रिप टाइप, यानी उनके बीच के एरियाज को, ताकि एयर को एक्सचेंज या एयर को उसके आर पार होने का वे मिल सके, जिसकी वजह से वो स्पीच जनरेट हो सके। उसके लिए वोकल कॉर्ड्स की स्ट्रिपिंग की जाती है। इसके अलावा कॉर्डेटोमी, एक्सीजन ऑफ वोकल कॉर्ड्स को काट के हटा देंगे, बाय लेज़र किया जाता है। ये मोस्ट कॉमनली, ना ऑपरेट के होने के बजाय थ्रू द लेज़र अपन वोकल कॉर्ड्स को रिमूव कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद लेज़र सर्जरी, जो भी एरिया है सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस, एपिक या सब ग्लोटिस, जिस भी एरिया में, वहाँ पे लेज़र के थ्रू अपन उस एरिया को, जो जहाँ पे ट्यूमर सेल्स बनी है, उन ट्यूमर सेल्स को लेज़र के थ्रू डिस्ट्रॉय करके भी अपन ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा पार्शियल लैरिंगोटमी, जो एरिया अगर अपने को जैसे ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है, ट्यूमर का साइज़ बड़ा नहीं है, तो अपन पार्शियली लेरिंग्स को काट के हटा सकते हैं। और अगर पूरा फैल चुका है तो टोटल लेरिंगोटमी भी अपन कर सकते हैं। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। इसके बाद बात करें स्पीच थेरेपी। अब पेशेंट की स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पेशेंट की स्पीच अफेक्ट हो रही है तो आपको उसको वापस ऑपरेट के होने के बाद, कैंसर के बाद, आपको वापस उसको स्पीच, ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेट होते हाथों हाथ वो चिल्लाना शुरू कर दे, तो आप धीरे धीरे उसको स्पीच थेरेपी दोगे, ताकि वो वापस अपनी वॉइस को नॉर्मल ला सके, नॉर्मली वॉइस यूज कर सके। तो इसके लिए अपन स्पीच थेरेपी उस पेशेंट को देंगे। तो ये था लेरिंजियल कैंसर। अगर लेरिंग्स के अंदर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट की वजह से वहाँ न्यू सेल ग्रोथ हो रही है, या सेल्स में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, लेरिंजियल कैंसर। इसके कॉजेज़ की बात करें तो एल्कोहल यूज, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल या बहुत प्रोसेस्ड फूड, एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, या जेनेटिकली भी ये अफेक्ट कर सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो सोर थ्रोट, कफ, इसके अलावा हॉर्सनेस, पेन, नेक पेन, ईयर पेन, नेक स्वेलिंग, ये सब फीचर्स आ सकते हैं। और अगर ज़्यादा डिस्टेंट हो गया तो आसपास के जिस एरिया को अफेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। कैरोटिड आर्टरी अफेक्ट कर रहा है तो ब्रेन तक ये पहुंच सकता है, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। तो मेटास्टेसिस के अकॉर्डिंग सिम्टम्स, वो बात की बात अपन लेरिंग्स तक ही बात करेंगे। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में एंडोस्कोपी, लेरिंगोस्कोपी, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और पेरियम स्वेलो बायोप्सी करके अपन पता कर सकते हैं। मैनेजमेंट कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, जो कि कैंसर के लिए ही यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर उनसे ठीक नहीं हो रहा है तो अपन सर्जरी करके
ट्रीट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आफ्टर सर्जरी भी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी यूज की जाती है। और लास्ट में द इम्पोर्टेंट थिंग इज स्पीच थेरेपी, क्योंकि पेशेंट की स्पीच इम्पेयरमेंट हुआ है तो उसको वापस उसकी स्पीच को रिकवर रिहेबिलिटेट करने के लिए आपको पेशेंट को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू गाइस, ये था लेरिंजियल कैंसर। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल सर्जिकल फॉर नर्सेज। थैंक यू।